हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसमें अब तक हो गए हैं 2 चैप्टर कंप्लीट और अभी चल रहा है फिलहाल तीसरा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फटाफट से एक बार बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था। तो हैंड रिटन नोट्स की तरफ चलते हैं और हैंड रिटन नोट्स में ही हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था। सर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या क्या कवर हो गया है यहाँ पर। सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड देयर कॉस्ट। टॉपिक्स देखकर अगर तुमको डिटेल याद आ रहा है, इसका मतलब तुमको चैप्टर समझ में आ गया है। तो फटाफट से अभी अपन यही प्रैक्टिस करते हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन सा? इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया और लॉन्ग टर्म डेट हो गया। एंड देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? डेट के रिगार्डिंग हमने जो सिंबल दिया था केडी था, प्रेफरेंस के रिगार्डिंग केपी था, इक्विटी का केई था, रिजर्व्स का केआर था। ठीक है। और ओवरऑल कैपिटल टोटल कैपिटल का ऑन एन एवरेज कॉस्ट, जिसको हम केओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केओ, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसकी भी हमने बात की थी। यहाँ पे WACC का एक एग्जांपल भी लिया था कि भाई किस तरीके से हम 8 लाख रुपए का एक लोन लिया, 2 लाख रुपए का एक लोन लिया, एक 10% का था, एक 15% का था, तो उनका एवरेज 12.5% ना आके क्या आया था? 11% आया था। देखो, मेरे को इतना भी याद है, तो तुमको याद है कि नहीं याद है? एग्जाम्पल वाला भी हर चीज है ना। ये भी एक आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है कि यार वो पर्टिकुलर जो सर ने एग्जांपल करवाया था वो भी हमको याद है, इवन डिजिट तक याद है। तो एक अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होता है? बूस्ट होता है ना। चलिए देखो, फिर क्या देखा? कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा? सर हमने ना इसको ऐसा 3 पार्ट में पढ़ा था। वैसे जनरली हम डेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये हो जाता है देन आगे चलकर कि रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल है तब तो हर साल सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। अगर रिडीमेबल है सर, तब तो फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि रिडम्पशन के टाइम में हमको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो रिडम्पशन वैल्यू है और जो नेट प्रोसीड है, उन दोनों का डिफरेंस हमको देखना होता है और अलोकेट करना है ओवर द रिडम्पशन पीरियड। तो फॉर्मूला क्या बनता है इरिडीमेबल के केस में? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 बिफोर टैक्स का। अगर आफ्टर टैक्स हुआ तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। अच्छा सर, रिडीमेबल के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? आफ्टर टैक्स डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। सर ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर मतलब जिनके रिडम्पशन पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप चाहो तो कैश ले लो, आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स ले लो। आप क्या लेना चाह रहे थे? सर हम जो भी ज्यादा होगा ना उस टाइम देखेंगे, उस टाइम सोचेंगे, ऑप्शन तो उस टाइम है ना, तो उस टाइम देखेंगे कि अगर कैश वैल्यू ज्यादा है तो कैश ले लेंगे और इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन ज्यादा है तो हम इक्विटी शेयर्स ले लेंगे। जो भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा? रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम कौन सा वाला होगा? रिडीमेबल डेट का होगा। फॉर्मूला कौन सा होगा? रिडीमेबल डेट का होगा। रिडम्पशन वैल्यू बस ध्यान से लेना होगा कि कैश या इक्विटी शेयर्स, व्हिचएवर इज हायर। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था? इरिडीमेबल, रिडीमेबल। फॉर्मूला सेम वही। इरिडीमेबल के केस में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 और रिडीमेबल के केस में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ओके, डन है क्या? सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आफ्टर टैक्स नहीं करना? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से किसी भी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। चलिए, डन है क्या? सर डन है। नाउ मतलब मैं टॉपिक देखकर बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को याद है। अभी तुमको याद है कि नहीं है वो तुम देखो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने कहा सबसे पहले CAPM हमने स्टार्ट किया था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का RF प्लस बीटा इंटू RF माइनस RF। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ठीक है। इसमें क्या होता है? बीटा बेस्ड ये हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा क्या बताता है? सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट करता है। याद है 2 तरह की रिस्क हुआ करती थी, एक सिस्टमेटिक और दूसरा अनसिस्टमेटिक। चलो ये तुमको मैं लेके चलता हूँ क्योंकि ये तो लास्ट क्लास में हुआ था ना, इसलिए तुमको वापस शो करता हूँ। शो करूंगा तो क्या हो जाएगा? तुमको और ज्यादा क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां से स्टार्ट करते हैं वापस एक बार रिवीजन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग देयर फंड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं, उस पैसे पे बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें हमने कहा था 3 मेथड हमको पढ़ने को मिलेगा। CAPM, डिविडेंड बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे और अर्निंग के बेसिस पे भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था कॉस्ट CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहेगा?
आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप बिना किसी रिस्क के कितना रिटर्न कमा सकते हैं। आर एम क्या होता है सर? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट को मैंने क्या कहा था? निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब कंसिडर कर लेना कि ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इंडेक्स फंड्स में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। आर एम माइनस आर एफ क्या होता है सर? रिस्क फ्री से कितना ज्यादा आप मार्केट में कमा रहे हो, वो होता है आर एम माइनस आर एफ। इसको बोलेंगे क्या? मार्केट रिस्क प्रीमियम। नाम में भी देखो, नाम से आप इजीली पता लगा सकते हो, मार्केट में रिस्क होता है, उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा क्या एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। और बीटा इज द रिस्क फैक्टर। बीटा आपको क्या बताएगा? किस कंपनी में, किस सिक्योरिटी में कितना रिस्क है, इन कंपेरिजन ऑफ मार्केट। मार्केट का बीटा हमने डिसाइड कर रखा है, मार्केट का बीटा हमेशा क्या रहेगा? 1। और ये जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज उनका बीटा क्या रहता है? 0, क्योंकि रिस्क है ही नहीं तो 0 रहेगा। मार्केट का बीटा हमने 1 डिसाइड कर रखा है। अब उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं बाकी सिक्योरिटीज का बीटा कितना है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 0.5 टाइम्स है, तो देखा जाएगा कि मार्केट से ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है। नाउ सर, अब ये बीटा जो रिस्क फैक्टर है, कौन से रिस्क बताता है? 2 तरह की रिस्क होती है, एक सिस्टमेटिक होता है और एक अनसिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब ओवरऑल रिस्क, पूरे मार्केट पे, पूरा जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर आपको ये रिस्क अराइज हो रहा है। इन्फ्लेशन का है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस है, कोई रिसेशन है, ये आती है सिस्टमेटिक रिस्क। और ये नॉन डाइवर्सिफिएबल कहलाती है, क्योंकि कहीं पर भी आप पैसा लगा दो आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जब सारी कंपनीज पे इसका इफेक्ट आ रहा है तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके क्या इस रिस्क से बच सकते हो? नहीं बच सकते हो। ठीक है। सीएपीएम कौन सा कंसिडर करता है सर? सीएपीएम कंसिडर करता है केवल और केवल सिस्टमेटिक रिस्क को, क्योंकि इनका मानना है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो डाइवर्सिफाई करके क्या किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बाकी अनसिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट के कंपैरिजन में कभी देखा भी नहीं जा सकता, वो तो इंडिविजुअल होता है ना, तो मार्केट के कंपैरिजन में, मार्केट के रिलेशन में उसको कभी भी रीड नहीं कर सकते हैं। नाउ अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है सर? ये कंपनी का खुद का अपना रिस्क होता है, उसका मैनेजमेंट खराब है, उसके लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, और प्रोडक्ट कोई फेल हो गया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, डेट बर्डन वगैरह है, तो ये सब क्या रहेगा? उसका खुद का प्रॉब्लम है। ये डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, यस इट कैन बी डाइवर्सिफाइड, इसलिए इसको डाइवर्सिफिएबल रिस्क बोलते हैं। कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो? देखो मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है, अगर मैं 1 लाख रुपए ऐसी कंपनी में लगा दूं जो डूबने वाली है, मतलब मुझे नहीं पता अभी की डूबेगी नहीं डूबेगी, लेकिन मान लो ऐसी कंपनी में लगा दिया जो डूब गई, तो क्या होगा? पूरा 1 लाख रुपए डूब जाएगा। वही 1 लाख रुपए को मैंने क्या किया? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 20,000 मैंने क्या किया? 5 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उसमें से एक कंपनी वो भी थी जो डूब गई, तो मेरा 20,000 रुपए डूबेगा ना, पूरे 1 लाख रुपए तो नहीं डूबेंगे, बाकी जो 80,000 है वो बचा हुआ रहेगा, उस पर जो रिटर्न कमाऊंगा वो अलग। ठीक है, चलिए। नाउ बीटा क्या होता है सर? बीटा इज एन इंडिकेटर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ये क्या बताता है? इट शोज रिस्कीनेस ऑफ सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी कितना रिस्की है रिलेटिव टू द मार्केट। एग्जाम्पल मैंने बताया कि भाई अगर निफ्टी में 10% का मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज सेम टाइम 20% मूव कर रही है अपसाइड और डाउन साइड, देन हम कह सकते हैं कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीटा क्या है? 2 टाइम्स है। नाउ फॉर्मूला क्या बन जाएगा इससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स वैल्यू और इंडाइसेस वैल्यू। ये हमने बता दिया भैया, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का बीटा 0 होता है और मार्केट का बीटा ऑलवेज 1 होता है। तो ये सब बातें हमने किया। फिर अगेन हमने यहाँ पे ये सारी चीजें फिर से डिस्कस कर ली थी, और हमने कहा था देखो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका की या यूं का एक्सपेक्टेड रिटर्न एक ही बात है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से के हो जाएगा और शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा, तो क्या वहां आरएफ है। अच्छा, अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न या यूं कहूं के क्या है? आरएम के बराबर होगा, और फॉर्मूला पूरा यूज किया अपन ने, लेकिन अल्टीमेटली देखो आंसर क्या आया? हमने आरएफ एज्यूम किया था 7%, आरएम एज्यूम किया था कितना? 15%, तो ये देखो आंसर वही निकल गया है 7%, 15%। हाँ, लेकिन और बीटा जब बढ़ेगा, हमने एक और रिस्की सिक्योरिटी लिया जिसका बीटा 3 टाइम्स था, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में 3 गुना रिस्की ये सिक्योरिटी है, तो भैया जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? और जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो हमारे लिए कॉस्ट है, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो, शुरुआत यहीं से तो हुई थी कि शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है वही कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, सिंपल। तो 31%, तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता गया ना, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ता गया, जो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो ये तो हो गया
अब तक हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन है ना, 10 मिनट लगे लेकिन आपको अच्छे से हो गया होगा याद। और ये क्या काम आएगा, लास्ट टाइम में आपको स्टार्टिंग के अगर सिर्फ क्लासेस भी देख लेते हो तो बार बार रिवाइज हो जाएगा। फटाफट अगर किसी को रिकॉल करना है तो ये जो स्टार्टिंग के 10 मिनट है, 5 मिनट है, या अगर आप देखते हैं बार बार तो आपको रिकॉल हो जाएगा। बाकी इतनी बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो, और घर पे जाके तुम खुद पढ़ लोगे ना, तो भैया आपको ये है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाने का एग्जाम टाइम में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ रटा रटा रहेगा। टॉपिक देख के अगर तुम बताने लग गए हो ना तो रिवीजन टाइम तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा। और यही हमको करना है, क्योंकि हमको लास्ट सिर्फ एक सिंगल डे मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें भी एग्जाम देकर आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, और फिर नेक्स्ट डे वापस एग्जाम होता है। अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो, सिंगल ग्रुप दे रहा है तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए, तो अब क्या करें सर, सीएपीएम हमने कल सीखा था, तो अभी हम चलते हैं हमारी बुक के अंदर। और बुक में सीएपीएम के बारे में क्या दे रखा है, कुछ और लिखना है क्या, हम वहां पे भी देख लेते हैं। सीएपीएम कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द capital is the minimum rate of return that a company must earn on the equity finance portion of investment in order to maintain the market price of equity share at current level। सर ये क्या बोल रहे हैं, सिंपली शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वही क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। बस थोड़ा सा और ज्यादा बुकिश लैंग्वेज हो गई है यहाँ पर। कैसा, क्या बोला, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, समझाते हैं फिर भी, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पोर्शन। मतलब कंपनी और कितना कमाए, कम से कम कितना कमाए, किस पे, इक्विटी पैसे पे, इक्विटी के पैसे पे कितना कमाए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट करंट लेवल, ताकि मार्केट में इक्विटी शेयर अपने करंट लेवल पे बना रहे, ना तो अप जाए ना डाउन जाए। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये मैं आर डिनोट कर रहा हूं कि कंपनी क्या कमा रही है, और के डिनोट कर रहा हूं कि शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर मतलब कंपनी क्या कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ब्रैकेट में लिख देता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, और के मतलब शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अगर शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% और कंपनी कमा रही है, मान लो कंपनी ने कमा के दे दिया 15%, तो एक्सपेक्टेशन से अगर कंपनी ज्यादा कमाती है तो क्या होगा, शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल। अगर उम्मीद से बढ़िया नतीजे अगर कंपनी देती है तो ऑब्वियसली मार्केट में शेयर की डिमांड बढ़ेगी और शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन से अगर कम कंपनी कमा के देती है तो उम्मीद से खराब नतीजा है ना, ऐसा कभी तुम लोगों ने सीएनबीसी वगैरह चालू किया हो तो ऐसा तुमको सुनने को ऐसे लैंग्वेज मिलती है। तो उम्मीद से अगर तुमको खराब नतीजे मिले तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या हो जाएगा, डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो शेयर का प्राइस डाउन होने लग जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर ही कंपनी ने कमाया, जैसा उम्मीद था सेम वैसा ही रिजल्ट आता है, तो आप मान के चलना शेयर का प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं आता है। तो ये वही कह रहा है कि भाई आपको कितना कमाना है, आपको कमाना कितना है, आपको मिनिमम इतना कमाना है कि शेयर का प्राइस सेम रहे। अब शेयर का प्राइस करंट लेवल पे बना रहे, उसके लिए क्या होगा, जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उतना कमाओ। सो के क्या हो गया, के इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कि शेयर का प्राइस क्या रहे, सेम बना रहे। अब आया समझ में, क्लियर। चलिए, तो कुछ नहीं है, के के बारे में एक घुमा के लाइन बोला गया है और कुछ नहीं। नाउ वेरियस अप्रोचेस के अंदर क्या आएगा, आप अपना हैंड रिटन वाला फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। सीएपीएम, सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, फुल फॉर्म याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सीएपीएम डिस्क्राइब्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर द सिक्योरिटीज। रिस्क रिटर्न में क्या करता है, ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस बनाता है। मतलब रिस्क जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा शेयर होल्डर का। फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, यहाँ पे सब चीजें लिख लो। के को डिफाइन किया, के क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, आर एफ क्या है सर, आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सर ये तो हमने वहां पे लिखा था ना, कोई बात नहीं, बुक को भी तो पूरा करो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आरएम क्या होता है सर, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रिस्क फ्री मतलब भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब इंडेक्स, इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। ओके, आर एम माइनस आर एफ को क्या कहेंगे सर? आर एम माइनस आर एफ को हम कहेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में जो रिस्क है उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्या कमाओगे, दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके, आर एम माइनस आर एफ। बीटा क्या होता है? बीटा इज द रिस्क फैक्टर। फैक्टर सिंपली मल्टीप्लायर होता है, फैक्टर इज द मल्टीप्लायर यहाँ पर, ठीक है, 3 टाइम्स, तो मतलब 3 गुना रिस्क है, तो रिस्क फैक्टर होता है। बाकी बीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? बीटा का फॉर्मूला ये होगा, बीटा इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स, परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स या इंडाइसेस, एक ही बात है, निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी डाउ जोन्स है फॉरेन मार्केट में, हैंगसेंग है, ठीक है, निक्केई है, काफी सारे मार्केट हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंडेक्स वैल्यूज हैं। ओके सर, डन है यहां तक। नाउ ये क्या बता रहा है सर? सीएपीएम डिस्क्राइब्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न फॉर द सिक्योरिटीज। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, तो उससे हमें बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो सीएपीएम कैसे लीनियर रिलेशनशिप सेट करता है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। मतलब जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा। जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा, जिस कंपनी के अंदर जितना ज्यादा रिस्क होगा, वहां से शेयर होल्डर ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी ज्यादा करेगा। तो आप इसके लिए क्या करो, एक एग्जांपल लिखो यहां पर। एग्जांपल, और इसमें हम लिख देते हैं आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, आर एम 15%, और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, calculate cost of equity if first beta is equals to 0। सर वही वाला, हाँ वही वाला एग्जाम्पल जो अपन ने हैंड रिटन में भी लिखा था, बीटा इज इक्वल्स टू 1 और बीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे हम ले लेते हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, तो के आपको कैलकुलेट करना है 0 बीटा, 1 बीटा और 2 बीटा पर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फॉर्मूला एक बार लिख दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। नाउ 1 बाय 1, फर्स्ट अगर बीटा 0 हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आर एफ कितना 7, आप 7% को 0.07 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 7 लिखेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा। ओके, बीटा कितना सर? बीटा 0 है, आर एम 15, आर एफ कितना 7, तो आगे वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, तो के कितना, के इक्वल्स टू 7%, के इक्वल्स टू 7%। ओके, तो मतलब अगर बीटा 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ, इफ बीटा इज इक्वल्स टू 0 देन के इज इक्वल्स टू आर एफ। के किसके बराबर है? आर एफ के बराबर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, के इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा कितना, इस बार 1 रखा है अपन ने, मार्केट का बीटा 1 होता है, पर जरूरी है कि हमने यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट किया नहीं,
किसी और सिक्योरिटी का बीटा भी तो 1 हो सकता है, मार्केट के इक्वल रिस्क किसी और सिक्योरिटी में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मार्केट का ही बीटा 1 होता है। तो 1 इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 कितना आएगा 15%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा, अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 हो तो वहां पर के किसके इक्वल आएगा सर, के आर एम के इक्वल आएगा। इसका मतलब उस कंपनी से, उस सिक्योरिटी से जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वलेंट ही है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वलेंट ही होगा, क्योंकि मार्केट के बराबर रिस्क है। तो जितना मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही उस सिक्योरिटी से एक्सपेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस, इस बार बीटा कितना 2 टाइम्स इंटू आर एम माइनस आर एफ, तो 7 प्लस 2 इंटू 8 16 ये हो गया, तो 7 प्लस 16 16 और 7 कितना 23%, 23%। तो जैसे जैसे बीटा बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, वैसे वैसे के भी इंक्रीज हो गया, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेजेंट करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक ग्राफ प्रेजेंट करेंगे ना, ग्राफ प्रेजेंट करेंगे। देखो जरा कैसे होगा, आपको क्या करना है एक बार देखते चलना। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, x एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, बीटा को डिनोट कर रहा है। x एक्सिस पे हमने क्या किया, बीटा वैल्यूज पुट करेंगे, और y एक्सिस पर, y एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को, या यूं कहें के को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक ही बात है, एक्सपेक्टेड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड रिटर्न, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, नाउ सबसे पहले ये जीरो, जीरो बीटा पर, जीरो बीटा पर ये मैंने बीटा वैल्यू क्या रखा, यहाँ पर 0 रखा। अब जीरो बीटा पर क्या रहेगा, जीरो बीटा पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा सर, जीरो बीटा पर तो हमेशा और हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके बराबर आएगा, जीरो बीटा पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा और हमेशा आरएफ के बराबर आएगा। ओके, तो अपने एग्जांपल में आरएफ कितना 7%, तो मैं यहाँ लिख देता हूं आरएफ इज इक्वल्स टू 7%, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ 7%। ओके, तो एक डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 7% के लिए। नाउ बीटा, बीटा को इंक्रीज करते हैं, 1 पे लेके आते हैं। 1 बीटा पे क्या होगा, रिस्क बढ़ाना, एक्स एक्सेस पे हमने क्या किया, बीटा इंक्रीज किया, रिस्क इंक्रीज हुआ, रिस्क इंक्रीज होगा तो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज होगा क्या, बिल्कुल। जैसे ही बीटा इंक्रीज हुआ, बीटा 1 हुआ, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया, आरएम के बराबर आ गया, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%। तो मैं यहां पर एक और डॉट लगा देता हूं फॉर 15%, फॉर 15% आरएम 15% कितना बीटा पे, 1 बीटा पे। और इसको क्या करते हैं हम लोग, ओके इस तरीके से डन। इसको हटा देता हूं एक बार, फिर से खींच देते हैं। ओके डन। तो
1 बीटा पे एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके बराबर, आरएम के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए, किसको, आरएफ को और आरएम पे, 0 बीटा पे आरएफ और 1 बीटा पे आरएम को, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करवाते हुए क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, एक लाइन खींच देना है। और अब चेक करना, यहां पर जैसे ये लाइन क्या बताएगा, ये लाइन बताएगा कि भाई जैसे जैसे आपका बीटा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपका बीटा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज होगा। दिस वन एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा इक्वल्स टू 2, जब बीटा 2 टाइम्स था तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, के कितना था, 23%, 23%। तो यहां पे लिख देता हूं 23%। डन, सिंपल। और ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सीएपीएम से क्या बनता है, सीएपीएम इक्वेशन हो गया, और इसके रिगार्डिंग जो लाइन क्रिएट हो रहा है दैट इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है एसएमएल, वो वाई एक्सेस को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो एसएमएल इंटरसेक्ट्स कहां पे, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये कहां पे वाई एक्सेस को कहां पे क्रॉस कर रही है, कहां पे क्रॉस कर रही है। तो लिखो एसएमएल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सेस एट आरएफ, एट आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आया हुआ है सर, हाँ बिल्कुल आया हुआ है, एमसीक्यू में पूछा गया है। तो वाई एक्सेस को किधर क्रॉस करता है, ये आरएफ पे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे। तैयार है। तो अब आप भी बना लीजिए, एग्जाम्पल ऊपर था, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ये आपका एक तैयार कर दिया है ग्राफ, चार्ट है ना, ठीक है, डन। जो भी बोलो इसको तुम, डन है क्या, डन, ओके सर इतना ही, हाँ अभी सीएपीएम का तो इतना ही हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सीएपीएम के रिगार्डिंग। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10%, आरएफ हो गया, बीटा वैल्यू 1.75 टाइम्स हो गया, और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आरएम हो गया। नाउ सॉल्यूशन, के ही कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। सो आरएफ कितना 10%, बीटा कितना 1.75, आरएम कितना 15, आरएफ कितना 10। सो 10 प्लस कितना आएगा ये 1.75 इंटू 5 कर देता हूं 8.75, 8.75, टोटल में 18.75%, टोटल में कितना 18.75% इज द के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सिंपली इसमें आपने क्या देखा, इसमें एक्सपेक्टेशन में क्या आ गया, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, प्लस रिटर्न ड्यू टू टेकिंग रिस्क, रिस्क लिया इसकी वजह से, और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है 8.75%। तो दोनों मिलके एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बन जाएगा 18.75% बन जाएगा। चलिए डन है क्या, हाँ सर। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, सीएपीएम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सीएपीएम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सर ये तो बड़ा था, एक छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन इसमें इतना टाइम लग गया, बिल्कुल टाइम लग गया, लेकिन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट डिविडेंड अप्रोच। हाँ जी,
आ जाइए अब अपने वापस रजिस्टर के अंदर, नोट्स जहां पे आप बना रहे हैं। तो पहले यहां पर लिखेंगे और देन अगेन बुक में चलेंगे पढ़ने के लिए, है ना। चलिए, सीएपीएम के बाद नेक्स्ट कौन सा था सर? डिविडेंड के बेसिस पर अब हम क्या करने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या करें, पहले तुमको समझाएं या सिर्फ पहले फॉर्मूला लिखवा दें? सर एक काम करो, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दो, फिर नीचे समझते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो। सर आप पूछते किससे हो? है कोई मेरे पास यहाँ पे बैठा सीक्रेट इंसान, उससे मैं पूछता रहता हूँ। चलो देखो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ओके, इसमें क्या होगा सर? डिविडेंड के बेसिस पर आप कब कैलकुलेट कर पाओगे? डिविडेंड के बेसिस पे तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब वहां पे दो तरीके के अपने को पैटर्न दे रखे होंगे। या तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड कैसी दे रही है, कांस्टेंट दे रही है, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके लिए हम के कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड बेसिस पर। दूसरा क्या होगा, एक ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है, हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। जो ग्रोथ हो रही है डिविडेंड के अंदर, वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे दो केसेस में हम क्या कर पाएंगे? के कैलकुलेट कर पाएंगे। किस अप्रोच से? डिविडेंड अप्रोच से, है ना। चलिए देखो कैसे होगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच। पहला, कांस्टेंट कांस्टेंट डिविडेंड। अगर कांस्टेंट डिविडेंड दिया जा रहा है, अगर कोई कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, मतलब हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में के का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? उस केस में के का फॉर्मूला रहेगा डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ। सर ये क्या है? डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ। चलो तुमको है ना क्वेश्चन भी करवा ही देता हूं साथ में। आ जाओ यहां पर, लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल। मान लो एक कंपनी है, अ कंपनी a company is paying constant dividend of rupees 50 every year। तो इसका पॉलिसी है कि हम हर साल क्या करते हैं, 50 रुपए का ही डिविडेंड देते हैं और आगे भी ऐसा ही देते रहेंगे। ओके, आगे भी ऐसा ही देते रहेंगे। इट्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, इट्स करंट एम्पियर्स इज इक्वल्स टू ₹500। अभी मार्केट में देखा तो शेयर का प्राइस चल रहा था कितना? 500 रुपए। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताइए क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो हमने कहा कि अगर कांस्टेंट डिविडेंड दिया जा रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ। बस डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ। सर ये डी क्या है? डी इज द डिविडेंड पर शेयर, डी इज द डिविडेंड पर शेयर कि आप हर साल कितना डिविडेंड दे रहे हो। ये 50 रुपए का क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड जो है ये पर शेयर है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर 50 रुपए का, 50 रुपीज का डिविडेंड दिया जा रहा है। मार्केट में रेट कितना है? मार्केट में रेट है शेयर का 500 रुपए। एफ फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन में क्या किया था, इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस होता है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिया था, सेम वैसे यहाँ पर भी पी जीरो माइनस एफ को आप यहाँ पर नेट प्रोसीड भी बोल सकते हैं। पी जीरो माइनस एफ को हम यहाँ पर नेट प्रोसीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके।
P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस और F मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या यहाँ पर? नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। चाहो तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 भी यूज कर सकते हो। तो 50 डिवाइड बाय 500, तो मार्केट में शेयर का प्राइस कितना है? 500 रुपए। आज अगर आप शेयर खरीदते हो तो कितने रुपए खर्च होंगे? 500 रुपए। अब आपको हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा? 50 रुपए का। तो आपने लगाए 500 रुपए, आपने इन्वेस्ट किए 500 रुपए, हर साल रिटर्न में क्या मिल रहा है? 50 रुपीज। हर साल रिटर्न में क्या मिल रहा है? 50 रुपीज। तो इसका मतलब आपको लगाए हुए पैसे पे, आपको आपके लगाए हुए पैसे पे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? सर 500 पे 50 रुपए मिल रहा है, 10% हुआ ना, बस वही तो कही हो गया, सिंपल वही तो कही हो गया। फॉर्मूला रटने का जरूरत क्या है? डी अपॉन रिटर्न है सर, डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ, डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ, डी अपॉन पी जीरो माइनस एफ। रटने की जरूरत ही नहीं है। 500 रुपए लगाए, 50 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, 10% इज द की, सिंपल। ओके, तो ये आया 0.10 या यूं कहें 10%। तो कांस्टेंट डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो बड़ा सिंपल है, हर साल आपको सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी को किसी तरह का कोई ग्रोथ है ही नहीं, कोई अर्निंग में उसका कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी का कोई शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस कंपनी कमाती है और आपको डिविडेंड दे देती है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एजम्पशंस काम करती है कि भैया कंपनी जो कमा रही है, कंपनी में कोई ग्रोथ है? नो ग्रोथ, है ना, नो ग्रोथ एक्सपेक्टेड, ये मान के चला जाता है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर मान के चला जाता है क्या? नो ग्रोथ एक्सपेक्टेड, नो ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन अर्निंग्स। ग्रोथ नहीं है, जितना है बस हर साल सेम अर्निंग कमा रहा है। अभी इस साल जितना कमाया आगे भी उतना ही कमाएंगे, इसीलिए इस साल जितना डिविडेंड दिया उतना ही आगे भी डिविडेंड दिया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो शेयर का प्राइस भी क्या रह रहा है? हर साल फिर कांस्टेंट ही चलेगा, शेयर का प्राइस भी क्या चलता रहेगा? इसी रेट पर चलता रहेगा। तो इसमें एजम्पशन ये रहता है कि नो ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन अर्निंग्स, डिविडेंड एंड प्राइस। ओके, नाउ समझ में आया सर? हाँ बिल्कुल, ये तो आसान सा था। एफ अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा हो तो हम वो भी कंसिडर कर लेंगे, माइनस कर देंगे P0 में से, बस। नाउ नेक्स्ट क्या होगा वो लिखो। सेकंड, सेकंड क्या? कांस्टेंट डिविडेंड नहीं, इस बार कांस्टेंट क्या है? डिविडेंड ग्रोथ है, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ। ओके, कांस्टेंट ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ का केस लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिखो, K इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट, D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सब क्या है, देखो। D क्या है? D तो था डिविडेंड पर शेयर, D क्या था? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ओके, D1 क्या है फिर? सर D और D1, ये भी D वो भी D, तो दोनों में फर्क क्या है? देखो, जब हम कांस्टेंट डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट डिविडेंड, इसका मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सो ऑन, हर साल डिविडेंड सेम। तो फर्स्ट ईयर के डिविडेंड को D1, सेकंड ईयर के डिविडेंड को D2, थर्ड ईयर के डिविडेंड को D3, फोर्थ ईयर के डिविडेंड को D4, D5, D6, D7 सो ऑन। ऐसा बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि D1, D2, D3, D4, D5 सब सेम है, तो इसलिए केवल क्या यूज किया? D यूज किया, डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हर साल डिविडेंड क्या कर रहा है? सेम रेट से ग्रो कर रहा है, मतलब पहले साल मान लो डिविडेंड 50 रुपए दिया, 50 रुपीज है ना, 50 रुपीज। अगले साल क्या कर रहे हैं? 10% ऐड करके दे रहे हैं, प्लस 10%, 55। फिर उससे अगले साल और क्या दे रहे हैं? प्लस 10% और इंक्रीज करके दे रहे हैं, 60 रुपीज 50 पैसा। तो इस तरीके से हर साल क्या हो रहा है? डिविडेंड एक सेम रेट से 10% से ग्रो कर रहा है। तो फिर D1, D2, D3 सब अलग अलग हुआ ना, बस। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं? D1 ले रहे हैं। क्यों? अब आज इन्वेस्ट कर रहे हैं P0, P0 मतलब क्या होता है? जीरो मतलब आज, करंट, P मतलब प्राइस होता है, और जीरो मतलब करंट, मतलब टुडे, आज का। 1 मतलब फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड मतलब सेकंड ईयर एंड, थर्ड मतलब थर्ड ईयर एंड। ओके, तो D1 क्या होगा? D1 हो गया डिविडेंड जो आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर के एंड में। तो एक्सपेक्टेड लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, DPS लिख दिया। एट द
एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। सिंपल है, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, पी मतलब प्राइस हो गया पर शेयर, है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, ई हो गया अर्निंग्स पर शेयर। कितना सिंपल तो डिनोट कर रखा है अपन ने, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। डी वन फर्स्ट ईयर का एंड का डिविडेंड, पी वन फर्स्ट ईयर के एंड का प्राइस, ई वन हो अगर तो फर्स्ट ईयर के एंड का अर्निंग्स, मान लो पी सेवन हो तो सेवंथ ईयर के एंड में शेयर का प्राइस कितना है, और डी फाइव हो, डी फाइव मतलब फिफ्थ ईयर के एंड में डिविडेंड कितना होगा। सिंपल, तो बड़ा सिंपल है ना, तो बहुत आसान है बच्चे। इसमें पता नहीं क्यों, तुम तो नहीं होते ना, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। मैं उन नालायक बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम नालायक थोड़ी ना हो। देखो यहाँ पे पी जीरो, पी जीरो क्या होगा सर, प्राइस, जीरो मतलब आज, तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट एनपीएस, करंट एमपीएस। नाउ एफ फोर फ्लोटेशन कॉस्ट, एफ फोर फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके सर, और क्या रहेगा, जी, जी फोर ग्रोथ रेट, जी फोर ग्रोथ रेट। मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ देना, जी फोर ग्रोथ रेट, दैट्स इट, हो गया डन। चलिए ओके सर, अब ये क्या सर, इसको समझते हो एग्जांपल से। चलो लिख लो पहले तुम लोग, लिख लो फटाफट से यहाँ पे, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ। ओके आ जाओ, एग्जांपल लिखते हैं। लिखो, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू ₹120। किससे डिनोट करोगे तुम बताओ, किससे डिनोट करोगे सर, प्राइस है ना, प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं, और करंट मतलब आज का है ना, तो जीरो, पी जीरो हो गया, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, कंपनी हैज जस्ट पेड, company has just paid a dividend, company has just paid a dividend of ₹10 per share, of ₹10 per share, company has just paid a dividend of ₹10 per share। कंपनी ने क्या किया, जस्ट पे किया है डिविडेंड, जस्ट पे किया मतलब अभी अभी ये मानो 31 मार्च कंप्लीट हुआ और इस साल के लिए डिविडेंड दिया गया कितना, ₹10। तो जस्ट ना करंट है ना, करंट डिविडेंड मतलब डिविडेंड को डी से डिनोट करोगे, करंट है मतलब जीरो, है ना, करंट बोल दो, टुडे बोल दो, जस्ट पेड बोल दो, तो जस्ट पेड मतलब करंट में ही मानना, तो डी जीरो। नाउ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब आपको क्या लग रहा है, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, क्या हर साल सेम मिलेगा ₹10 या कुछ और मिलेगा। तो कहा डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कहा हर साल सेम नहीं, ग्रो करेगा एट 5% पर एनम, एट 5% पर एनम फॉर एवर। ओके, आज से अब हर साल डिविडेंड क्या होता जाएगा, 5-5% बढ़ता जाएगा। 5-5% अगर डिविडेंड बढ़ा रहे हो तो भाई डिविडेंड कैसे बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा तभी तो डिविडेंड बढ़ेगा। बिना अर्निंग्स बढ़े डिविडेंड कहां से बढ़ा दोगे, इसका मतलब एक सीधा सीधा एजम्पशन क्या रहता है, डिविडेंड ग्रो कर रहा है, इसका मतलब आपका अर्निंग्स भी हर साल ग्रो कर रहा है। ओके, लिखा नहीं होता ये, लेकिन ये समझने का बात है कि डिविडेंड ग्रो कर रहा है, दैट मींस अर्निंग्स भी आपका ग्रो कर रहा होगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, के कैलकुलेट आपको करना है। चलिए कैसे करोगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, और क्या। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, क्या रहेगा फॉर्मूला सर, ये रहेगा D1/P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। सर इसको रटना है, नहीं इसको भी नहीं रटना है, कैसे। आज शेयर का प्राइस कितना है, आज शेयर का प्राइस है सर ₹120। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा। आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, आपको डिविडेंड कितना मिलेगा,
तो सर देखो अभी अभी जस्ट कंपनी ने डिविडेंड दिया 10 रुपए और एक्सपेक्टेड टू ग्रो बोल रहा है 5%। तो आप मुझे ये बताओ आज अगर तुम 120 रुपए लगाते हो तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डिविडेंड मिलेगा? केवल फर्स्ट ईयर का, आगे का नहीं। D2 क्या है, D3 क्या है, D4 क्या है, D5 क्या है, उससे लेना देना नहीं। फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड तुमको मिलेगा? तो मैं कहा देखो साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हमको क्वेश्चन वाला क्या दे रहा है? हमको क्वेश्चन वाला दे रहा है सर D0 लिख के दिया हमको, D0 10 रुपए और बोल रहा है कि ग्रोथ कितना है, ग्रोथ बोल रहा है 5% पर एनम। इसका मतलब D1 क्या होगा? D1 क्या होगा सर? 10 रुपए आज है, 5% ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा? 10 में 5% जोड़ दो, 10 प्लस 5%, सिंपल 10.5। बाकी मैं इसको फॉर्मूला से लिखवा देता हूँ, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट टू द पावर 1। सॉरी नया फॉर्मूला नहीं, बेस फॉर्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। वही फॉर्मूला, वही कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये रहा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर, ये रहा 1 प्लस आर टू द पावर n, ये रहा जी n। तो सेम है, कुछ नहीं। तो 0 था, पावर में 1 था, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा। अच्छा सर अगर पावर में हम 5 लिख दें तो क्या आ जाएगा? D5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर सर D0 लिखा हुआ है यहाँ पे और पावर में अगर हम 4 लिख दें तो D0 है, पावर में 4 लिख दोगे तो D4 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा सर यहाँ पे D1 हो, यहाँ पे पावर में 4 हो, तब क्या आएगा? तो 1 प्लस 4 कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा हुआ तो D5 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल होता है ना फॉर्मूला बनाना, कोई मुश्किल नहीं है ना। D0 कितना था? 10 रुपए, 5% ऐड करना है ना, तो ये लो जी 1 प्लस 0.05 की पावर 1, क्योंकि D0 से D1 पे ही आना है, एक कदम आगे बढ़ना है तो पावर में 1 लगाया ना, तो वही 10.50 आ जाएगा, 10.50। तो मैं D1 यहां पर लिख देता हूं। अच्छा समझने की कोशिश करना, आज प्राइस 120 रुपए, तो अगर इन्वेस्ट करोगे तो 120 रुपए इन्वेस्ट करोगे। फर्स्ट ईयर में तुमको डिविडेंड कितना मिलेगा? 10.50। 10 रुपए से लेना देना नहीं, वो तो मिल गया ना। किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस क्या होता है, उससे मिलने वाले फ्यूचर डिविडेंड का या फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, ध्यान रखना। तो सेम वही, आज आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फ्यूचर रिटर्न से मतलब है, फ्यूचर रिटर्न से मतलब है। ये लाइन क्या बोली, वो आगे चल के कभी काम आएगी, ठीक है, अगले चैप्टर्स में काम आएगी, टेंशन नहीं। तो 120 रुपए अगर आज लगा रहे हो तो आप क्या देखोगे, जो मिल गया वो तो मिल गया, ठीक है, गया वो तो। आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा बाद में? फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना मिलेगा? 10.50 मिलेगा। फिर और कितना मिलेगा सर? फिर अगली बार 10.50 में प्लस 5% और जोड़कर मिल जाएगा 11.025। फिर अगले साल और प्लस 5% करके मुझे मिलेगा 11.57625। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने 120 रुपए लगाए, हमको कितना मिलेगा? 10 रुपए 50 पैसे मिलेगा प्लस ग्रोथ। क्यों ग्रोथ कितना है? 5%। सर ये क्यों ऐड किया अलग से? ये क्यों ऐड किया अलग से, अभी बताते हैं। सर हमको 10 रुपए 50 पैसे मिले 120 रुपए पर, तो 0.0875, 0.0875 मतलब 8.75% का तो मुझे डिविडेंड मिल गया। 8.75% का तो मुझे डिविडेंड मिल गया, तो मैं इसे बोल दूंगा डिविडेंड यील्ड। ये तो मुझे डिविडेंड मिल गया। ओके, तो ये क्या है सर? 5%। ये है प्राइस एप्रिसिएशन, शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। सर आपको कैसे पता चला कि शेयर का प्राइस बढ़ गया है? मैंने कहा क्वेश्चन देखकर पता चला। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिविडेंड ग्रो करेगा, हर साल डिविडेंड क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो सिंस डिविडेंड इज ग्रोइंग, सिंस डिविडेंड इज ग्रोइंग एट द रेट 5% पर एनम, क्योंकि डिविडेंड ग्रो कर रहा है हर साल 5% पर एनम, दैट मीन्स ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रो कर रहा होगा ना, तभी तो डिविडेंड ग्रो किया होगा। अर्निंग्स एंड शेयर प्राइस आर ऑल्सो ग्रोइंग। अब अर्निंग बढ़ा है तो भैया कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शेयर में, मार्केट में शेयर का प्राइस ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शेयर प्राइस ऑल्सो ग्रोइंग एट द रेट 5%। तो हम मान के चलते हैं
कि शेयर का प्राइस भी बढ़ा होगा। तब ऑब्वियसली अगर तुमने 120 रुपए में तुमने अगर 120 रुपए में शेयर खरीदा तो एक तो तुमको डिविडेंड मिल जाएगा जिससे तुम्हारा रिटर्न हुआ 8.75% और एक तुम्हारा शेयर 5% से बढ़ जाएगा, मतलब 120 रुपए था ना, प्लस 5% बढ़कर 126 रुपए हो जाएगा, 126 रुपीज हो जाएगा। ये माना जाता है क्योंकि डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अर्निंग्स इंक्रीज हुआ होगा तभी आप डिविडेंड बढ़ा पा रहे हैं, और अर्निंग्स बढ़ेगा ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कमाई बढ़ेगा तो मार्केट में उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सिंपल, ये एक एजम्पशन यहाँ पर काम करता है। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, डन। कितना आया फाइनल आंसर? सर फाइनल आंसर आया है 0.1375, दैट इज 13.75%। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 13.75%, 8.75% तो उसको डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा लगाए हुए पैसे का, और 5% आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो टोटल एक्सपेक्टेशन कितना हो गया, 13.75% हो गया है, 13.75%। ठीक है जी, डन है क्या यहाँ तक? बिल्कुल से डन है। तो एक और क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल एक और क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सर फिर आज के लिए डन, आज के लिए इतना ही रखें क्या? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं। लिखो, अ कंपनी, फिर इसके जो क्वेश्चन होंगे ना बुक वाले वो कल कर लेंगे। अ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स, अ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स एट ₹11 पर शेयर। एक कंपनी शेयर इश्यू कर रही है कितने पे, 100 रुपए पर शेयर पे। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5%। तो जो 100 रुपए में आप इश्यू करोगे 5%, तो फ्लोटेशन का खर्चा ही लग जाएगा, मतलब इश्यू एक्सपेंसेस लग जाएगा। नाउ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर इज ₹12, 12 रुपए। इससे को किससे डिनोट करोगे बताओ? सर डिविडेंड है तो डी तो आएगा, तो क्या बोले, D0 बोले या D1 बोले? सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ना, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, ऐसा थोड़ी है कि करंट डिविडेंड है या डिविडेंड जस्ट पेड, नहीं, फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो डिविडेंड, 12 रुपए, तो D1। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट is 4% per annum forever। ओके, हर साल आप कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर 4% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ऐसा थोड़ा ना होता है हर साल सेम होगा, नहीं जरूरी तो नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ऐसा सिनेरियो है कि हर साल ऐसा है तो है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। सर ऐसा ना हो तो, हर साल ग्रोथ सेम ना हो तो, वो सब बातें बात की होंगी, अभी नहीं, आगे भी चैप्टर्स आएंगे उन सब में भी हम बातें करेंगे, बट अभी फिलहाल नहीं। नाउ अब क्या रहेगा सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कांस्टेंट डिविडेंड वाला या कांस्टेंट ग्रोथ वाला? सर कांस्टेंट ग्रोथ वाला लगाएंगे, D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। D1 कितना है सर, D1 12 रुपए है, P0 कितना 100 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है तो 100 रुपए का 5% 5 रुपए हो गया, और ग्रोथ रेट कितना 4%, 0.04। सो 12 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 0.04 कितना आएगा देखो, 12 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 0.04 क्या आया, 0.1663 अराउंड, या यूं कहें 16.63%, 16.63%। डन। चलिए, तो एक काम करना, आज जितना पढ़ा है ना तुमको
उतना क्या करना, तुम अच्छे से पढ़ना। अब फिर क्या रहेगा, बुक का रहेगा। तो बुक के अंदर हम लोग ये डिविडेंड प्राइस वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, अर्निंग्स का भी करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और देन WACC, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और WACC, ये हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, एक काम करेगा क्या, ये डिविडेंड प्राइस लिखवाई दो ना, यहाँ पे डिविडेंड प्राइस लिखवाई दो, चलो लिख लो। डिविडेंड प्राइस विद कांस्टेंट डिविडेंड, एक बार याद हो जाएगा। कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड मतलब नो ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D अपॉन P0 माइनस F, बस। और कांस्टेंट ग्रोथ में क्या रहेगा, D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट, प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ है अगर तो ग्रोथ रेट आएगा, ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ रेट नहीं आएगा। नो ग्रोथ तो ग्रोथ रेट फॉर्मूला नहीं आया, सिंपल। अच्छा ग्रोथ नहीं है तो D1 D2 D3 सब सेम है, इसलिए हमने केवल D वर्ड यूज किया। ग्रोथ है तो सारे अलग होंगे, D1 D2 D3, तो हमने D1 लिया क्योंकि P0 आज अगर प्राइस लगाऊंगा तो मैं पहले साल का रिटर्न देखूंगा ना, पहले साल डिविडेंड कितना मिला, करंट मार्केट प्राइस P0, तो उस पर रिटर्न D1 प्लस ग्रोथ, शेयर का प्राइस कितना बढ़ गया। ठीक है चलिए ये सब आप यहाँ पे लिख लेना, हेयर क्या क्या आएगा, ये D क्या बोलेंगे, P0 को क्या बोलेंगे, सब हैंड रिटन में लिखवाया हुआ है। ओके ये एग्जांपल देखो, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड, पेड डिविडेंड मतलब जस्ट पे किया ना तो D0 होगा, पेड मतलब पे कर दिया तो D0। एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ रेट 10% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस इज 55, P0 कितना है 55। लगाओ फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, ग्रोथ वाला लगाना है तो D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। D1 कितना सर, D0 दे रखा है तो D1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। D1 कैसा आएगा, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट टू द पावर 1। 1 रुपए में सिंपली 10% ऐड कर दो ना, ये तो सिर्फ शो करने के लिए, बाकी 1 रुपए में अगर आप 10% ऐड कर देते हो, 1 रुपया प्लस 10% 1.10 आ जाएगा। तो अभी अगर आज डिविडेंड 1 रुपया दिया तो अगले साल फर्स्ट ईयर एंड में 1 रुपया 10 पैसे जाएगा, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है 10% से। P0 कितना 55 प्लस ग्रोथ रेट कितना 10%, सॉल्व करो। 1.10 डिवाइड बाय 55 प्लस 0.10 0.12 और 12% हो गया, सिंपल। चलिए डन है क्या, बिल्कुल सर डन है। सर ये एक्स्ट्रा जगह क्यों छोड़ रखा है, ये इसको यहाँ पे लिख दो, ये लो, ये इसको यहाँ पर लिख दो, हो गया। नाउ वर्किंग नोट बना दो इसको, वर्किंग नोट। नाउ करंट मार्केट प्राइस 95, लास्ट क्वेश्चन। करंट मार्केट प्राइस कितना 95, करंट मार्केट प्राइस, प्राइस को P से डिनोट करते हैं, करंट मतलब 0। ओके करंट डिविडेंड तो D0, करंट डिविडेंड मतलब D0। एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ रेट कितना 6%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या रहेगा फॉर्मूला, D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। क्या क्या डेटा दे रखा है सर, D0 दे रखा है तो वर्किंग नोट बनाकर D1 पता कर दो, वर्किंग नोट बनाकर D1 पता कर दो। D0 इंटू 1 प्लस G टू द पावर 1, 4 रुपए 50 पैसे हैं, ग्रोथ रेट 6% है, ऐड कर दो कितना होगा, 4 रुपए 50 पैसे प्लस 6%, 4.77, 4.77 इज द D1। ओके तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डिविडेंड, 4 रुपए 77 पैसे, अभी 4.5 रुपए था, 6% ग्रोथ हो जाएगा तो 4 रुपए 77 पैसे। ओके P0 कितना 95, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, प्लस ग्रोथ रेट 0.06, सॉल्व करना। डिवाइड किया 95 प्लस किया 0.06, इट इज 0.1102 और यूं कहें 11.02%। डन, चलिए कंप्लीट है आज का क्लास। ओके कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया है, ग्रोथ जब भी दे रखा हो तो ग्रोथ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके जी डन है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन करेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड